एगोनिस्ट ऐसी दवा होती है जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स की तरह काम करे, हमारे बॉडी के एंजाइम की तरह काम करे, हमारे बॉडी के जो केमिकल होते हैं ठीक उसके फंक्शन की तरह जितनी भी दवा काम करेंगी सब हमारी कौन सी कैटेगरी का आएंगी? एगोनिस्ट कैटेगरी का आएंगी। बात समझ में आ रही है? जो भी दवा हो, अगर जो दवा आपके हूबहू एकदम हार्मोन्स की तरह काम करे, एंजाइम की तरह काम करे, और जैसे कि आपका थायराइड की ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड की बीमारी आपके थायराइड की ग्लैंड में गले के पास होती है, ठीक है। कब होता है? जब वो हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या होता है, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, तब जाके आपको थायराइड की बीमारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो आपका थायरोसिन नाम का जो एक दवा दी जाती है वो एक एगोनिस्ट होती है, ठीक है। क्या होती है? एगोनिस्ट। वो जब आपके पेट में आपके यहाँ पहुंचेगी अपने रिसेप्टर से बाइंड करके, जब वो यहाँ पे एक्ट करेगी एज ए उसका जो वर्क रहेगा एज ए आपका हार्मोन्स की तरह रहेगा जो पहले आपके बॉडी में निकलता है। तो जितने भी एगोनिस्ट होते हैं उसका फंक्शन सेम रहता है आपके हार्मोन्स की तरह, आपके एंजाइम की तरह, आपके जो केमिकल्स होते हैं उसकी तरह, ठीक है। बात समझ में आई? बैठ जाइए। तो कोई कितनी दवा बताए, हम कोई दवा फिक्स नहीं है, हाँ 2-3-4 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लेकिन आंकड़ा लगाइए। जितनी भी दवा आपके बॉडी की तरह मीन्स कि आपके बॉडी के हार्मोन्स की तरह काम कर रही है, एंजाइम की तरह काम कर रही है, ठीक है, और जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसकी तरह काम कर रही है, जितनी भी दवा है सब दवा हमारे किस कैटेगरी में आएगी? एगोनिस्ट की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। बात समझ में आई? अब नहीं भूलेंगे ना एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के जो एकदम हूबहू हमारे बॉडी के हार्मोन्स, एंजाइम और केमिकल सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? एगोनिस्ट कहलाते हैं। एगोनिस्ट की जरूरत हमें कब पड़ती है? मीन्स कि हमको जो केमिकल एगोनिस्ट होते हैं, जो बाहर के एगोनिस्ट की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारे बॉडी का हार्मोन्स, एंजाइम और इंसुलिन ऐसे जितने भी केमिकल्स होते हैं सब क्या होते हैं? डिसबैलेंस हो जाता है उसमें, या फिर डिसबैलेंस कर जाते हैं, पूरी तरह से सिक्रीट नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से अपना वर्क परफॉर्म्स नहीं कर पाते हैं, तब जाके हमको एगोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये एगोनिस्ट हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। मीन्स कि नेचुरल एगोनिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा और आपका सिंथेटिक एगोनिस्ट भी देखने को मिलेगा जो आपका बाहर बनता है, ठीक है। नेचुरल एगोनिस्ट, सिंथेटिक एगोनिस्ट एकदम सेम ही सेम एक आपस में क्या होंगे? मिलते रहेंगे, उनका फंक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। एज कंपेयर करें आपके नेचुरल एगोनिस्ट से, तो जो आपके सिंथेटिक एगोनिस्ट रहेंगे सेम मैच करेंगे, ठीक है, उनका फंक्शन भी सेम मैच करेगा, उसका स्ट्रक्चर भी सेम मैच करेगा, उसका जो भी चीज़ रहेगी वो क्या करेगा? सेम मैच करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एगोनिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं एज ए की और लॉक की तरह, की और लॉक की तरह, लॉक एंड की की तरह। लॉक मतलब क्या होता है? ताला। की मतलब चाबी। लॉक मतलब ताला और की मतलब किसकी तरह काम करता है? लॉक एंड की की तरह। अब देखिए, आप कोई भी ताला ले लीजिए, वो तभी खुलेगा जब उसकी चाबी रहेगी, वो ताला तभी खुलेगा जब उसकी चाबी रहेगी, ठीक है। अगर उसमें दूसरी कोई चाबी डालेंगे तो ताला नहीं खुलेगा, चाबी तो अंदर चली जाएगी लेकिन ताला नहीं खुलेगा। तो जो आपका एगोनिस्ट रहता है वो एज ए ही आपका की और लॉक और की की तरह ही क्या करता है? एक्ट करता है। मीन्स कि ये जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो किस तरह बाइंड करता है? लॉक एंड की तरह बाइंड करता है। सिर्फ अपने ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा, किसी अदर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा। और जो ये रिसेप्टर होते हैं हम आपको बताए थे क्या होते हैं? प्रोटीनियस कंपाउंड्स होते हैं। जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइप के प्रोटीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं या फिर हमारे सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं हमारे बॉडी से, जितने भी केमिकल्स निकलते हैं, जितने भी एंजाइम निकलती हैं, सब अपना वर्क तभी परफॉर्म्स करती हैं जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और उस रिसेप्टर को एक्टिव करती हैं। जैसे ही वो रिसेप्टर एक्टिव होगा, भाई ताला कब खुलेगा? जब उसमें चाबी लगेगी तभी ना खुलेगा। तो ठीक ये आपका जो रिसेप्टर है ये तभी एक्टिव होगा जब इसमें कोई पार्टिकुलर इसका एगोनिस्ट आके बाइंड करे,
ठीक है। ओ एगोनिस्ट आपके बॉडी नेचुरल एगोनिस्ट बता रहे हैं। वो हार्मोन्स हो सकता है, आपका विटामिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंजाइम भी हो सकता है, मतलब हर एक चीज हो सकती है जो आपके बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म्स करे, ठीक है। वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल एगोनिस्ट कहलाते हैं। तो ये रिसेप्टर तभी एक्टिव होता है तब जब इसका पार्टिकुलर एगोनिस्ट इस पे बाइंड करता है, और ये रिसेप्टर क्या करता है, जैसे ही एक्टिव होता है वो आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग इंसुलिन, हमारे जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन निकालता है। हमारे पेनक्रियाज से क्या निकलते हैं, इंसुलिन निकलते हैं। जब यही इंसुलिन का प्रोडक्शन किसी भी वजह से जब हमारा पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है तो अपने बॉडी अपने अंदर से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करवा पाता है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करवा पाता है तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो हमारे बॉडी में बढ़ता जाता है। ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमको एक बीमारी देखने को मिलती है जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। उसी डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करने के लिए हम इंसुलिन की तरह हूबहू एक एगोनिस्ट बनाते हैं, एक दवा बनाते हैं, एकदम सेम किसकी तरह दिखे, इंसुलिन की तरह दिखे, किसकी तरह काम करे, एकदम इंसुलिन की तरह ही क्या करे, अपना काम करे, ठीक है। तो जो हम एगोनिस्ट बाहर से बनाते हैं वो क्या करता है, इस पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तब जाके ये रिसेप्टर हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। जैसे ही एक्टिव होगा तब जाके वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में शो करेगा और हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने लगेगा। बात समझ में आई? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें हम बताए थे, जो आपका इंसुलिन होता है, सॉरी जो आपका क्या होता है एगोनिस्ट होता है, वो तीन चार टाइप के होते हैं। एक आपका होता है फुल्ली एगोनिस्ट होता है, एक आपका कौन सा होता है रिवर्सिबल एगोनिस्ट होता है, और को एगोनिस्ट होता है, सिंपल एगोनिस्ट भी होता है, और एक बहुत एगोनिस्ट होते हैं। देख कर बताइए कौन कौन से एगोनिस्ट होता है। एक आपका क्या हो गया, सबसे नंबर 1 फुल्ली एगोनिस्ट। इधर देखिए जैसे टाइप्स हमने आपका एगोनिस्ट बताया था, जिसको नहीं आ रहा है वो आगे वाले वीडियो में देख सकता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। मींस कि जो एगोनिस्ट होता है वो हमारे बॉडी में किस तरह से अपना रोल परफॉर्म्स करता है, उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। एक दवा, एक ड्रग हमारे बॉडी में किस तरह से बायोलॉजिकल एक्शन देती है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। एगोनिस्ट को छोड़ के आप जितनी भी दवा लेंगे, जैसे चाहे जो भी एगोनिस्ट भी आ सकते, एगोनिस्ट हमारी एक टाइप की दवा ही है, एगोनिस्ट कुछ और नहीं है, एगोनिस्ट हमारी दवा ही है। उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो दवा हमारे हूबहू हमारे बॉडी की तरह, हमारे बॉडी के एंजाइम की तरह, इंसुलिन की तरह और क्या कुछ केमिकल सब्सटेंस की तरह काम करे, उस दवा को हम लोग एगोनिस्ट दवा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसी दवा को क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। तो ये जो दवा होती है, जो हमारी जितनी भी दवा होती है उसमें से आपको कोई एगोनिस्ट मिलेगी, कोई एंटागोनिस्ट मिलेगी, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी की दवा आपको मिलती रहेगी। तो एगोनिस्ट जितनी भी कैटेगरी की दवा होती है वो अपना जो बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तभी शो कर पाएंगे जब वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। मीन्स कि एक जो दवा हमारे पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है और उस रिसेप्टर को एक्टिव करती है, तब जाकर वो रिसेप्टर क्या करता है, एक बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एक ड्रग का, एक मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहलाता है, ठीक है। कि हमारी जो दवा होती है, जो हम लोग ले रहे हैं, वो अपना वर्क कैसे कर रही है, कैसे अपना रोल कैसे परफॉर्म कर रही है हमारे बॉडी में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम लोग एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। जैसा कि हमने हर बार की तरह आज भी इंसुलिन का ही लिया है, क्योंकि इंसुलिन आपके माइंड में एकदम बैठ गया हो, ठीक है। अगर हम इसके जगह पे दूसरा कोई एग्जाम्पल दे देते लेकिन आप लोग को कम समझ में आता, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो ये एगोनिस्ट है, पहले देखिए हमारा क्या है, रिसेप्टर है,
ठीक है। ये रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है? ब्लड शुगर रिसेप्टर है, ठीक है। ब्लड शुगर रिसेप्टर है, कहाँ पे प्रेजेंस है? हमारे ब्लड में प्रेजेंस है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या करेगी? अपने अंदर से इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाएगी। अपने अंदर से क्या करेगी? इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाएगी। ये इंसुलिन अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इस तरह से बाइंड कर देगा तो ये रिसेप्टर क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर एक ताला में ओरिजिनल चाबी लगेगी, उसी की चाबी लगेगी, तो अगर आप उसको खोलेंगे तो वो ताला खुल जाएगा। ठीक ऐसे ही जब ये रिसेप्टर इससे बाइंड करेगा तो ये तुरंत क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा? आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने लगेगा। किसी भी वजह से जब आपकी पेनक्रियाज डैमेज हो जाती है या फिर पेनक्रियाज में जो आपका बीटा सेल रहती है वो डैमेज हो जाती है, तो ये जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, ये हमारा क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। भाई इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करवाता है? पेनक्रियाज करवा रही है। जब वही डैमेज हो जा रही है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर हमको बुखार हो गया, फीवर हो गया, किसी भी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई, क्या हम पढ़ा पाएंगे? आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उसी तरफ से किसी भी वजह से जब ये पेनक्रियाज डैमेज हो जाती है तो अपने अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करवा पाती है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करवाएगी तो हमारे जो ब्लड में जो हमारा ब्लड रहेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बीमारी का कॉज होगी हमारे बॉडी में। किसी भी चीज का जो जितने भी हार्मोन्स अगर ज्यादा सिक्रेट होंगे तो भी बीमारी कॉज करेगा। मतलब जितने भी चीज होती है सब एक लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। जब ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो एक बीमारी हो जाएगी हमको, ठीक है। एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम हूबहू इंसुलिन की तरह एक एगोनिस्ट बनाते हैं। जो एगोनिस्ट बनाते हैं वो हमारी कौन सी होती है? इंसुलिन ही होती है। इंसुलिन ही एगोनिस्ट हम लोग बनाते हैं। ये जो एगोनिस्ट आपको दिया जाता है पेट में, इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे लगता है? इंट्रासबक्यूटेनियस लगता है। सबक्यूटेनियस लगता है आपके कहाँ पे लगता है? सबक्यूटेनियस लेयर में लगता है। स्किन को उठा के दिया जाता है। एंगल क्या रहता है? 45 एंगल पे लगता है, ठीक है। जैसे ही आपको इंसुलिन आपके बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी, ये इंसुलिन तुरंत जाएगी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी। अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करेगी? बाइंड करेगी। जैसे ही इस रिसेप्टर को इसका ओरिजिनल एगोनिस्ट मिल जाएगा, ये रिसेप्टर क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर से वो अपना काम शुरू करने लगेगा। जैसे हमारी जो इंसुलिन थी, जो हमारी इंसुलिन हमारे बॉडी जो नहीं कर रही थी, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रही है, तो वही काम जो हम लोग बाहर से इंसुलिन देंगे वो भी रिसेप्टर को एक्टिव करके हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी बीमारी को भी क्या करेगी? ठीक कर देगी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगोनिस्ट बाइंड विद द रिसेप्टर, ठीक है। जो हमारा एगोनिस्ट होता है वह अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करता है? बाइंड करता है। कैसे करता है? लॉक एंड की की तरह बाइंड करता है। फिर क्या होता है? कन्फर्मेशन चेंज अकर्स इन रिसेप्टर, ठीक है। कन्फर्मेशन चेंज मतलब क्या होता है? पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता था। जैसे ही एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड हुआ, इसका स्ट्रक्चर आपको चेंज दिख गया। मतलब कि ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या करती है? पूरी तरह से चेंज कर देती है और रिसेप्टर को क्या करती है? एक्टिव कर देती है। कन्फर्मेशन में रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज करता है एगोनिस्ट, और रिसेप्टर को क्या करता है? एक्टिव कर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद क्या होता है? जैसे ही हमारा रिसेप्टर एक्टिव होगा, जो हमारा सिग्नल प्रोडक्शन होता है, जो सिग्नल प्रोडक्शन पाथवे होता है, वो क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। सिग्नल प्रोडक्शन पाथवे क्या होगा? एक्टिव होगा। जहां से हमारा सिग्नल जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा, खुलने लगेगा, ठीक है। तो जैसे आप ताला खोले तो आप भाई घर में आने के लिए है ना खोले हैं, घर में आएंगे, तो वैसे ही जो हमारा सिग्नल हमारे यहाँ तक जाएगा, ब्लड तक जाएगा, वो
होगा, खुल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, जैसे आपकी जी प्रोटीन कपल एंजाइम आते हैं। ठीक है, चैनल ओपनिंग भी आते हैं। इसमें आपका जो चैनल अगर ओपन चैनल के थ्रू जा रहे हैं तो चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम है तो वो एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेगा, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ये आपके बॉडी में क्या करेगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे जब अगर आपकी मसल्स रिलैक्स कर जाती है तो आपकी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है। ठीक है, हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन से रिलीफ हो जाता है, पेन से रिलीफ हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से बताएं। देखिए, जैसे ही एगोनिस्ट क्या होता है, अपने पार्टिकुलर, इतना समझ में आया ना, ये समझ में आ गया। जैसे ही एगोनिस्ट अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है। कैसे करता है, लॉक और की की तरह। ठीक है, आप अगर ताले में ओरिजिनल चाबी लगाएंगे तब जाके वो ताला क्या होगा, खुलेगा। जैसे ही ये रिसेप्टर, ये एगोनिस्ट अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा लॉक एंड की की तरह, तो क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंजेस होगा। कन्फर्मेशन चेंजेस होगा, स्ट्रक्चर का शेप, सॉरी, जो आपका इसका रहेगा रिसेप्टर का शेप तुरंत आपको बदलते हुए दिखेगा। और ये रिसेप्टर हमारे क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप ताला में एक ओरिजिनल उसकी चाबी लगाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे, चाबी घुसा रहेगा तो स्ट्रक्चर चेंज दिखेगा। जैसे ही उसको ओपन करेंगे, जैसे उसको घुमाएंगे, आपका ताला ओपन हो जाएगा। ठीक उसी टाइप से ये भी क्या करता है, कन्फर्मेशन, स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंज कर देता है और रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिव होता है तो जहां से सिग्नल जाता है वो पाथवे भी एक्टिव हो जाते हैं। भाई, आप अगर खोल रहे हैं ताला तो घर में जाने के लिए खोल रहे हैं ना, तो ये भी अगर ये खोल रहा है, ये जो हमारा रिसेप्टर है, ये अगर एक्टिव हो रहा है तो बीमारी को ठीक करने के लिए एक्टिव होगा ना। तो क्या करेगा, आप घर में चले जाएंगे तो ये भी क्या करेगा, बीमारी को ठीक करने लगेगा। मतलब बीमारी के पास पहुंच जाएगा, वहां पे क्या करेगा, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को खत्म करने लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस बोलते हैं। वो मीन्स कि आपके बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करने लगेगा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती थी तो उस समय आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगी। ठीक है, आपका हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहा है तो आपका हार्मोन्स भी रिलीज होने लगेगा। और आपका अगर पेन है, मतलब बहुत तेज पेन हो रहा है तो आपको पेन से क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है आगे की टॉपिक, क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डोपामिन। कौन सी टॉपिक है, एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, एगोनिस्ट। किसका टॉपिक है, हम देखिए, हम बहुत सारे एगोनिस्ट होते हैं और जरूरी नहीं हमको सारी दवा याद ही हो, सिर्फ आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी जब बताएं कि जो जितनी भी दवा हमारे नेचुरल तरीके से काम करती हैं वो क्या करती हैं, एगोनिस्ट कहलाती है। ठीक है, नेचुरल तरीके से, जैसे जो हूबहू हमारे एंजाइम की तरह काम करे, हूबहू हमारे हार्मोन्स की तरह काम करे, हूबहू हमारे जितने भी केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सिर्फ उसका जो फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करते वो हमारा एगोनिस्ट कैटेगरी की सारी दवा आ जाएंगी। ठीक है, इसमें से 2-3 हमने उठाया है, जैसे आपका है कौन सा है, डोपामिन। ठीक है, कौन सा है, डोपामिन एगोनिस्ट। कौन सा है, डोपामिन एगोनिस्ट। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, पार्किंसन डिजीज। डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी। डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी होता है। पार्किंसन डिजीज किसे कहते हैं, हमने बताया था। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग को देखे होंगे, ऐसे आदमी को देखे होंगे, उसका हाथ क्या होता है, ऐसे 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 हमेशा हिलता रहेगा, हमेशा कोई भी चीज उठाएंगे तो हिलता रहेगा, कुछ भी करेंगे तो हिलता रहेगा। अभी आप लोग कभी देखिए, कभी कभी कोई चीज उठाते हैं तो हिलने लगता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता रहे तो एक बीमारी का रोग दे देता है। ठीक है, तो अगर ये हिलता रहता है फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। तो वो कौन कंट्रोल करता है, डोपामिन कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी से जो डोपामिन कर रहा है वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब ये डोपामिन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो ये बीमारी हमारी ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, हमेशा हाथ हिलने लगेगा। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग नियोडोपामिन का यूज करते हैं। ये नियोडोपामिन हूबहू कैसे काम करेगी, डोपामिन की तरह काम करेगी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद बीटा 2 एगोनिस्ट।
बीटा 2 एगोनिस्ट का यूज उसमें की अस्थमा में किया जाता है। नीचे क्या बीटा 2 एगोनिस्ट लियोडोपामीन बताए तो लियोडोपामीन ये हमारी ये जो डोपामीन होती है उसकी जगह पे यही लियोडोपामीन काम करता है ना। ये क्या एक टाइप का एगोनिस्ट है जो हूबहू किसकी तरह काम करता है डोपामीन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है डोपामीन की तरह काम करता है। फिर इसके बाद आपका दूसरा कौन सा है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं ये हमारे अस्थमा में हेल्प करते हैं। अब अस्थमा की बीमारी क्या होती है वो जो सांस फूलता है जिसमें बहुत तेजी से इंसान लोग क्या करते हैं सांस लेते हैं, मतलब उसमें सांस फूलता है बहुत तेजी से इंसान लोग क्या करते हैं सांस को लेते रहते हैं। ठीक है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग सैलब्यूटामॉल लेते हैं। ठीक है क्या लेते हैं सैलब्यूटामॉल। सैलब्यूटामॉल एक टाइप की क्या है मेडिसिन है। फिर ओपियोइड एगोनिस्ट। ओपियोइड एगोनिस्ट पे हमारे कुछ केमिकल क्या होते हैं बाइंड करते हैं। ठीक है जैसे हमारा मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन एक टाइप का क्या है एगोनिस्ट है। मॉर्फिन हमारा ओपियोइड एंटागोनिस्ट ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड करता है और क्या करता है माइग्रेशन की बीमारी को ठीक करता है। मींस कि ओपियोइड एगोनिस्ट का यूज कहाँ पे होता है माइग्रेशन की बीमारी पे होता है। माइग्रेशन क्या होते हैं जिसका कंटिन्यू सर में दर्द ही होता रहे हमेशा पूरा सर लेके क्या होता है दर्द होता है पूरा नहीं कुछ भाग हिस्से के जो पीछे का भाग एकदम हमेशा दर्द होता है उसको माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंटें आपको देखने की मिलेगी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पे जैसे कि एगोनिस्ट का यूज आप लोग कहाँ पे कर सकते हैं किस बीमारी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो एगोनिस्ट का यूज आप लोग डिप्रेशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। पार्किंसन की जो बीमारी होती है उसको कम करने के लिए कर सकते हैं। पार्किंसन की बीमारी में क्या होता है हाथ पैर कांपने लगता है। ठीक है फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एगोनिस्ट। ठीक है कुछ ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग एगोनिस्ट कहते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि कुछ ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं एगोनिस्ट को दूसरे एगोनिस्ट को बनाने में मदद करते हैं। दूसरे एगोनिस्ट को बनाने में मदद करते हैं कि अगर हम कोई एक नया एगोनिस्ट बना रहे हैं तो अगर वो हमारे बॉडी में जा रहा है तो वो हमारे बॉडी में कैसा फंक्शन परफॉर्म्स एक मतलब हूबहू हमारे एंजाइम जैसे कि आप एंजाइम का नया एगोनिस्ट बना रहे हैं। ठीक है एंजाइम का आप क्या हो रहा है नया एगोनिस्ट बना रहे हैं तो उसको आप बॉडी में इंजेक्ट कर देखते हैं। जो आपका स्टैंडिंग एगोनिस्ट होता है उसको चेक किया जाता है कि ये एगोनिस्ट हमारे हूबहू एंजाइम की तरह परफॉर्म्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका स्ट्रक्चर एंजाइम की तरह है कि नहीं है सब देखा जाता है। तो एगोनिस्ट जो होते हैं ये सेलेक्टिव एक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है हमने बताया था। फिर इसके बाद आपका होता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है ये क्या करता है कैन रिड्यूस साइड इफेक्ट। ठीक है कंपेयर टू फुल्ली एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं जो साइड इफेक्ट को क्या करते हैं रिड्यूस करने का काम करते हैं। कुछ साइड इफेक्ट आपके जो फुल्ली एगोनिस्ट से जो साइड इफेक्ट मिलते हैं उसको क्या करता है रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है बात समझ में आ रही है। आगे की आज हमारी टॉपिक क्या है एंटागोनिस्ट।